हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स और टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में देखा गया है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसमें जितने बच्चे अपियर होते हैं उसका 50% भी वो पास नहीं हो पा रहे। ऐसे कौन कौन से ट्रिक्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर जो बेयर एक्ट होता है वो बेयर एक्ट कैसे यूजफुल होता है और किस तरीके से उस बेयर एक्ट को यूज करना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो किस तरीके से आप बेयर एक्ट को पढ़ें, किस तरीके से आप बेयर एक्ट को यूज करें जिससे आसानी से आप उसके क्वेश्चन को आंसर कर पाए। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप उसके आंसर को वहीं पर सजेस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ट्रिक्स होंगी और टेक्निक्स होंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे डील करें। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से तो कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उन ट्रिक्स को और टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन, कि भाई वो कौन सा आपका आर्टिकल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टाइटल लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को देखकर आप कैसे उसके आंसर को सजेस्ट कर सकते हो, कैसे उसके आंसर तक पहुंच सकते हो और कैसे बेयर एक्ट का यूज किया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपसे सवाल पूछ रहा है टाइटल के बारे में, और टाइटल किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का है। और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है। तो अगर आपको आर्टिकल बेस्ड सवाल आता है, आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आप क्या काम करेंगे? बेयर एक्ट को उठाएंगे, उसके इंडेक्स को ओपन करेंगे और इंडेक्स को ओपन करते हुए जो वहां पर आर्टिकल्स या सेक्शंस लिखे हुए हैं उनको वहां से पिक कर लेंगे। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट उठाइएगा, अगर ये वाला सवाल या आर्टिकल पे बेस्ड कोई भी सवाल पूछा जाता है और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के हिसाब से उन आर्टिकल्स को डील करना, उन आर्टिकल्स को रीड आउट करना, आपको वहां आंसर मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को सजेस्ट करें तो इंडेक्स को ओपन करेंगे और इंडेक्स को ओपन करने के बाद हमको यह पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 393 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो टाइटल है, जो शॉर्ट टाइटल है, वो लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, दैट मीन्स आर्टिकल 393। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शेड्यूल है। तो आपको बेसिकली जो शेड्यूल है उस शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जब आप उसके इंडेक्स को देखोगे तो इन द एंड ऑफ द इंडेक्स जो है ना, जो शेड्यूल है उनकी लिस्ट दी हुई है। तो वहां से जाकर आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हो इजीली और बहुत ही कम समय में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपसे तीनों लिस्ट के बारे में पूछा गया तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? शेड्यूल 7। अब शेड्यूल 7 तो हमने आंसर दिया, लेकिन पता कैसे चला? हमको पता चला इंडेक्स देख के, कि हमने तुरंत बेयर एक्ट को ओपन किया, इंडेक्स को पकड़ा और देखा और लिख दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को मैनेज करने का तरीका यह है कि आपको अगर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि इसका आंसर यह है तो केवल उन्हीं आर्टिकल्स को आप लिस्ट में देखो, और अगर आइडिया नहीं है तो एक एक आर्टिकल करके आप उसमें मैच कीजिए और बहुत जल्दी आपको आर्टिकल बेस्ड या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो बेयर एक्ट है वो आपको हेल्प करेगा और आप इस ट्रिक का यूज करके
आसानी से जो है ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो पूछ रहा है प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गिवन बिटवीन डैश ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी पे क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है क्या, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां दिया हुआ है आईपीसी के अंदर। तो जैसे क्वेश्चन आए आपको तो सबसे पहले आईपीसी का बेयर एक्ट उठाओ और आईपीसी का बेयर एक्ट उठाते ही सबसे पहले उसके इंडेक्स को देखो कि इंडेक्स में प्राइवेट डिफेंस का कोई हेडिंग है, हेडिंग ऑफ सेक्शंस है। अगर है तो जैसे आप उसको देखोगे आपको वो जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो जैसे ही आप आईपीसी का बेयर एक्ट ओपन करेंगे आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा सेक्शन 96 से लेकर 106 तक, जो ये बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर कौन कौन से प्रोविजन आएंगे। तो सेक्शन 96 से लेकर 106 तक का जो प्रोविजन है ना, वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। इन क्वेश्चंस को डील करते समय मैं एक छोटी बात आपको और बताना चाहता हूं। सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक कोर्स बनाया, जिस कोर्स के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सवाल यह आता है कि इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कोर्स के अंदर जो सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी है उसने क्या क्या इसमें रखा हुआ है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 शेड्यूल्ड है, तो उसके लिए एक क्रैश कोर्स है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या काम किया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पूरा ओवरव्यू रखा हुआ है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से मेजर पार्ट ऐसा है किसी सब्जेक्ट का जो स्कोरिंग है, किसको हमें पढ़ना चाहिए। इस कोर्स के अंदर जो 200 प्लस क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज किया गया है, उसका पूरा एनालिसिस है, ठीक है, कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। साथ ही साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 18 हुआ था, ठीक है, उसका पूरा का पूरा जो पेपर है, उसका जो एनालिसिस है वो इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कम समय के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को आप यूज करते हुए आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। वापस आते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे कैसे डील किया जाए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक वैसे ही जैसे आप मोबाइल का यूज करते हैं और किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो जैसे कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं ना वो स्टेप बताता रहता है कि फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। एंड इट इज वेरी सिमिलर विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन खुद अपने आंसर को सजेस्ट कर रहा है। कैसे? उसने पूछा कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है। और यहां पर बेयर एक्ट जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बट बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे? तो आप सबसे पहले देखिए कि भाई कॉमन क्या है। तो कॉमन है एक्सप्लेनेशन नंबर 3, तीनों में एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, सेक्शन अलग अलग है। तो आप सबसे पहले जाएं सेक्शन 300 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखें, क्या ऐसा कुछ लिखा है? तो आप देखेंगे नहीं लिखा है। जैसे ही आप सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी पे जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा कि जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है वो सेक्शन 299 के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में लिखी है कि अगर कोई जो विमेन है वो प्रेग्नेंट है और उसके वॉर्म के अंदर कोई चाइल्ड है और उसकी डेथ अगर कोई कॉज कर देता है वो होमिसाइड नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू ही आप अपने आंसर्स को पकड़ सकते हो, बट वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अभी तो मैंने आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बताए, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बताए, लेकिन कभी कभी जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देते हैं तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, अमेंडमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं।
तो अगर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तब भी बेयर एक्ट का रोल है, ठीक है। आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तब भी बेयर एक्ट का रोल है, आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड है तब भी आपका जो है बेयर एक्ट का रोल है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा गया है तब भी कहीं ना कहीं बेयर एक्ट का रोल है। तो सबसे पहले आपको बेयर एक्ट समझ में आना चाहिए, बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए, और बेयर एक्ट पढ़ने का और समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन के अंदर कोई कीवर्ड लिखा है, उस कीवर्ड से ही आप सेक्शन को पकड़ सकते हैं, और सेक्शन को पकड़ लिया अगर आपने तो आप कॉन्सेप्ट को भी पकड़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को पकड़ सकते हैं, एक्सेप्शन को पकड़ सकते हैं, साथ ही साथ अमेंडमेंट और इलस्ट्रेशन को भी पकड़ सकते हैं। कैसे, मैं वो ट्रिक आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या सजेस्ट किया, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी paid to the wife as maintenance under section 125 of the CRPC 1973 was removed in। तो ये क्वेश्चन खुद सजेस्ट कर रहा है कि आपको सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठाना है, सेक्शन 125 पर जाना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आप ऐप डाउनलोड करते हो तो खुद बताता है कि कौन सा स्टेप आपका नेक्स्ट हो। तो अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को डील करते समय, सबसे पहले हमने बेयर एक्ट उठा लिया। किसका, तो वो कह रहा है सीआरपीसी का उठाओ। दूसरा, सेक्शन 125 खोलो, और फिर ये देखो कि जो 500 की बात लिखी हुई थी सेक्शन 125 में, उसे कब रिमूव किया गया। तो आपका पहला स्टेप क्या हुआ, आपने सीआरपीसी का बेयर एक्ट ले लिया एग्जाम के दौरान। दूसरा, सेक्शन 125 खोल लिया। कैसे, इंडेक्स में देखोगे तुरंत पेज, जैसे इंडेक्स में देखा आपने तुरंत उसके पेज नंबर पे गए और आपको सेक्शन 125 मिल गया, कम समय में अच्छा काम हो गया। ठीक, और जैसे 125 आपने पढ़ना शुरू किया तो वहां 500 वाला जो क्लॉज है उसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे लिखा मिलेगा, दैट मीन्स वो अमेंडमेंट है। कहने का मतलब ये है कि पहले ये लिखा था कि जो वाइफ है उसको 500 रुपए तक का मेंटेनेंस मिलेगा, हालांकि इसको बाद में चेंज कर दिया गया। तो सवाल पूछा जाएगा कब चेंज हुआ, और ये सवाल वही है ना। तो आप जब यहां पर जाकर देखेंगे तो इसके ऊपर फुट नोट नंबर लिखा होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जैसे आप बेयर एक्ट को देखोगे तो वहां पर अगर 1 लिखा हुआ है ऊपर, तो नीचे फुट नोट में 1 लिखा हुआ है, और वहां पर बताया हुआ है कि भाई किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको मॉडिफाई किया, चेंज किया। तो वहां अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा इन द ईयर ऑफ 2001। तो 2001 में जो 500 की लिमिटेशन थी ना, उसको रिमूव कर दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐप डाउनलोड करने के समतुल्य या ऐप डाउनलोड जैसे होता है, ठीक उस ट्रिक को हम फॉलो करते हुए आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और बेयर एक्ट का कम समय के अंदर एक अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु ऑफ द फॉलोइंग। सवाल आता है कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है। अब जैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अरेस्ट किस कानून के अंतर्गत होता है, प्रोविजन कहां है। तो आपके माइंड में आएगा कि सीआरपीसी के अंदर अरेस्टिंग के बारे में लिखा गया है। तो आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठा लो और इंडेक्स खोलो जल्दी से। जैसे इंडेक्स खोलोगे आप उसमें देखना अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन कहां लिखा है। तो जैसे ही आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठाएंगे, इंडेक्स खोलेंगे, सेक्शन दिख जाएगा उधर, कौन सा, 43। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 43 मिल जाएगा। जैसे ही सेक्शन नंबर 43 मिला आपको, तो उसको जैसे हल्का सा अंदर रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को किस बेसिस पर अरेस्ट कर सकता है। तो वहां 2 बातें लिखी मिलेंगी कि अगर प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन है। तो प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर कोई है या उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इस बेसिस पर आपका जो प्राइवेट पर्सन है वो गिरफ्तार कर सकता है किसी को। तो ये बड़ी ही आसान तरीके से देखा जाए, ये बड़ा ही आसान है कि आप बेयर एक्ट का यूज करके ना आंसर को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लो। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द next question, and that is, which of the following provisions of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law। अब देखो फिर ये क्वेश्चन जो आया वो आया आपका आर्टिकल बेस्ड, और मैंने आपको बताया था, सजेस्ट किया था कि आर्टिकल बेस्ड, सेक्शन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन है उसका बेयर एक्ट उठाओ, इंडेक्स खोलो और वहां से उसे मार्क कर लो। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसने सजेस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है आपको, आपने बेयर एक्ट उठा लिया। दूसरा कह रहा है कि रेपुगेंसी देखनी है, तो इंडेक्स जब खोलोगे तो आर्टिकल 254 में रेपुगेंसी लिखा मिल जाएगा
कि अगर सेंटर ने और स्टेट ने कोई लॉ बनाया है और कोई विरोधाभास है उनमें, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, तो आपको ये सारी बात मिलेंगी आर्टिकल 254 में। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा क्या, सी। और बेसिकली जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जिनको मैं कह रहा हूं कि एज अ इलस्ट्रेशन ये आपके सामने है, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ना, उनमें से मैंने ये कुछ क्वेश्चन जो है ना वो यहां पर आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवालों का डिस्कशन है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज which of the following provisions of the Indian Evidence Act 1872 says that the confession to the police officer shall not be proved against him? पुलिस के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आपने किसी ऑफेंस को कन्फेस कर लिया, आपने कह दिया हाँ ये मैंने ऑफेंस कमिट किया है, मैं ही हूं, तो ये रिलीवेंट नहीं होगा। किस प्रोविजन में लिखा है? तो देखो क्वेश्चन ने आपको खुद सजेस्ट किया कि कहां जाना है आपको, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दे रहे हो तो बेयर एक्ट उठा लो, कहां पहुंच जाओ, सेक्शंस में पहुंच जाओ। 24, 25, 26 और 27 4 सेक्शन लिखे हुए हैं। हेडिंग जैसे ही देखोगे तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आसान है बेयर एक्ट को यूज करते हुए अपने आंसर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। बट मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता बेयर एक्ट क्या है, उन्हें यही नहीं पता कि बेयर एक्ट में इंडेक्स किधर होता है, उन्हें यही नहीं पता सेक्शन क्या है, या उसे पढ़ना कैसे है, या उसका यूज कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग टू अनॉय हर एज पर द इंडियन पीनल कोड 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस ही हैज कमिटेड। तो एक महिला बैठी हुई है, घूंघट में है, और ये जो पर्सन है जिसका नाम है एक्स, वो इंटेंशनली उसके घूंघट को उठा देता है ना। तो सवाल आता है इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया। तो अब अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। तो सेक्शन बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड तो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स से आप उसको देखिए और उसका आंसर कर दीजिए। लेकिन ये सवाल जो है इसको कैसे डील करेंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है, इलस्ट्रेशन बेस्ड। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, कोई भी इलस्ट्रेशन अगर पूछा जा रहा है और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उस इलस्ट्रेशन के अंदर उस कानून का नाम दिया गया है जिस कानून के अंदर उसका यूज किया गया है। अगर हाँ तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर थोड़े कॉमन सेंस से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस इलस्ट्रेशन ने आपको सजेस्ट किया है कि भाई मैं जो इलस्ट्रेशन हूं कहां का हूं, आईपीसी का हूं, क्योंकि ये पूछना चाह रहा है कि आईपीसी में कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है ना। तो जैसे आप सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अगर ऐसा इलस्ट्रेशन पूछा जाए आईपीसी के अंदर, तो आप क्या काम करेंगे कि सबसे पहले उठाएंगे किसको, बेयर एक्ट को, है ना। दूसरा, ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शन से कनेक्टेड प्रोविजंस को आप पकड़ेंगे। पहले देखेंगे हर्ट में, क्या हर्ट में लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो आप पाएंगे नहीं लिखा है ये वाला इलस्ट्रेशन। सेकंड, क्या क्रिमिनल फोर्स में लिखा है, तुरंत आपको पता चल जाएगा हाँ यस ये जो इलस्ट्रेशन है वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज बी। मैं फिर कंक्लूजन में बता दूं, जब भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आए और उसमें उस प्रोविजन का नाम मेंशन हो, जब भी कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आए और उसमें उस लॉ का नाम मेंशन कर रखा हो इलस्ट्रेशन के अंदर, तो पहले उसका बेयर एक्ट लो। सेकंड, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, उन ऑप्शंस के प्रोविजंस को उस बेयर एक्ट के अंदर देखो, वहीं पर आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। और इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट्स आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एक्यूज ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी 1973। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इसने आपको सेक्शन बताया और इसने लॉ का नाम भी बताया कि किस लॉ का ये सेक्शन है, और इसने ऑप्शन आपको दिए 4 और पूछा इनमें से कौन सा सही। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर लॉ पूछा गया है उसका बेयर एक्ट लेंगे। सेकंड, उसके सेक्शन को पिक करेंगे वहां से, और जैसे आपने सेक्शन पिक कर लिया, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जो पूछे गए हैं, क्या उस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं या नहीं करते। तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो कि एक्यूज है ना,
ये सारे जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं इनका, तो उससे बेल नहीं दी जाएगी या उसको बेल नहीं दी जा सकती। तो कौन कौन से प्रोविजन में ऐसा होगा कि 438 के बेसिस पर हम उसे बेल ग्रांट नहीं कर सकते। जब आप जाकर पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 438 को, तो आपको उधर 376 AB भी मिल जाएगा, 376 DA भी मिल जाएगा और 376 DB भी मिल जाएगा और 5PC। तो देखा जाए तो इन तीनों ही मामलों में इतनी आसानी से आपकी बेल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 1 2 3। सवाल आया पहुंचे कैसे हम क्वेश्चन के आंसर तक, तो क्वेश्चन ने खुद पहुंचाया ना। उसने सीआरपीसी का नाम हमको बता दिया, हमने बेयर एक्ट उठा लिया। उसने सेक्शन बता दिया, हमने उसमें से सेक्शन पकड़ लिया 438, और 438 को पढ़ के देख लिया 2 मिनट वहां पर। तो इस ट्रिक से आप जो है ना बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो देखो, अब तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको समझ आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इसने आपको बता दिया कि सीआरपीसी का बेयर एक्ट आपको पकड़ना है, आपने उठा लिया और चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई ना कोई एक तो आंसर सही होगा। तो इंडेक्स खोला और आपने देख लिया कि भाई 275 में तो ऐसा नहीं लिखा है, 325 में भी नहीं लिखा है, 383 में भी नहीं लिखा है, लिखा कहां पर है, 395 में लिखा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर होगा डी। हाई कोर्ट को जो रेफरेंस वाली बात है सेक्शन 395 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज एज पर द सीआरपीसी। अब जरा देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि उसमें सेक्शन नहीं होगा, केवल और केवल आपका एक्ट का नाम लिखा होगा या लॉ का नाम लिखा होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि ना सेक्शन होगा और ना ही उस लॉ का नाम लिखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे करें? तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बी मेंशन्ड इन द चार्ज एज पर सीआरपीसी। तो सेक्शन नहीं लिखा है तो कैसे पढ़ेंगे? इतना मोटा बेयर एक्ट है, तो बेयर एक्ट कैसे हेल्प करेगा? तो बेटा ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन ही आपको आपके आंसर तक ले जाए। मैं ट्रिक बताता हूं। इसने एक छोटा सा तो हमको हिंट दिया है, और हिंट क्या है? सीआरपीसी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठा लेना है। उठा लिया हमने। फिर सीआरपीसी के अंदर क्या करना है? तो वो कहता है भाई चार्ज पे जाओ। तो पहला काम सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठाया, दूसरा चार्ज वाला जो आपका प्रोविजंस हैं उनको हमने ओपन कर लिया। तो इंडेक्स में मिल जाएगा सेक्शन 211 से लेकर 224 तक। तो उस पोर्शन में चले गए। तो पहला काम हुआ हमारा क्या? बेयर एक्ट ले लिया। दूसरा काम क्या हुआ? हमने वो कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया इंडेक्स के थ्रू। अब कॉन्सेप्ट ढूंढने के बाद तीसरा जो हमारा स्टेज होगा वो होगा क्या कि भाई मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस देखना है, जहां पर मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 211 से लेकर 224 तक जब आप देखोगे तो एक सेक्शन लिखा मिलेगा 213 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो सेक्शन 213 में जब आप पढ़ोगे तो वो सर्कमस्टांसेस लिखे मिल जाएंगे आपको कि जिनमें आपका ऑफेंस कमिट करने के मैनर को लिखने की आवश्यकता है। और वहां पर ये जो तीनों बातें हैं, तो 4 बातें हैं, इनमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है। जैसे लिखा गया है ऑप्शन ए में, ए इज एक्यूज ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। तो भाई सर्टेन टाइम पर सर्टेन प्लेस पर आपने एक ऑफेंस कमिट किया, कौन सा? थेफ्ट। तो इस मामले में मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। इस मामले में मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन जब आप देखोगे बी, सी और डी को, तो ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपको सेक्शन 213 में लिखे मिल जाएंगे कि भाई इन तीनों मामलों में मैनर लिखने की जरूरत है। जब भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो किस तरीके से आपने वो ऑफेंस कमिट किया है उसका रीति, उसका मैनर आपको लिखना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन बी, सी और डी हैं, इनमें मैनर लिखने की जरूरत है और ऑप्शन ए में मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऑफेंस में मैनर को लिखने की जरूरत नहीं है, मैनर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझने वाली बात केवल इतना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो पहले आप बेयर एक्ट को पकड़िए,
उसके सेक्शन को पकड़िए या प्रोविजन को पकड़िए, चूंकि इसमें सेक्शन प्रोविजन दिया नहीं है, नाम लिखा नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ाया है उसने, और कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज। चार्ज से हम सेक्शन को पकड़ेंगे, वहां से हम प्रोविजन को पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और अपने आंसर को हम आसानी से कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन AIB 19। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। ये क्वेश्चन फिर आपको आपके लिए आंसर सजेस्ट कर रहा है। क्या कह रहा है भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, पहले कंडीशन ये, आर्टिकल 19 देखो, कंडीशन नंबर 2, और ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से बताओ कि रेजिडेंस की बात कहां है। तो मैं आपको बता दूं, रेजिडेंस, मैंने इस ई को थोड़ा सा कैपिटल बनाया और वो इसलिए कि आर्टिकल 19(1) जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1) तो उसमें ABCDEFG है ना, कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं और वहां पर सर्टेन आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो रेजिडेंस की बात कहां पर है? तो मैंने ई लिखा, दैट मीन्स टू से आर्टिकल 19(1)E है ना, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लॉज 1E। लेकिन आपके पास चूंकि बेयर एक्ट है वहां पर, तो आप बेयर एक्ट उठाओ, आर्टिकल 19 पर जाओ इंडेक्स के हिसाब से और क्लॉजेस देखो ABCDE। अब चूंकि इसमें ऑप्शन ई दे रखा है तो जैसे ही आप ई को खोलोगे तुरंत पता चल जाएगा भाई ऑप्शन यही है, तुरंत आप उसको पिक कर लोगे वहां से और इस तरीके से आपका आंसर बहुत कम समय के अंदर है ना ठीक हो जाएगा। और इन ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करते हुए आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। भाई बताओ, 4 ऑप्शंस हैं, सेक्शन 19 के बेसिस पर कौन सी कंसेंट नहीं है ना, ध्यान रखना, पूछ रहा है नॉट अ वैलिड कंसेंट। तो इसने आपको सजेस्ट किया, सबसे पहला सजेशन कि आप IPC का बेयर एक्ट पकड़ें, सेकंड सजेशन सेक्शन 90 को देखें, और थर्ड आप ये बताएं कौन सी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है। तो हम भी इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले IPC का बेयर एक्ट लेंगे, फिर वहां से सेक्शन ओपन करेंगे 90 और वहां जाकर देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ। तो इन 4 ऑप्शंस में लिखा हुआ है इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो ये तो कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि भाई अगर आपने किसी को इंजरी के डर से या किसी फैक्ट के मिसकंसेप्शन से कोई कंसेंट ले लिए तो वैलिड नहीं होगी। आगे लिखता है इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, अगर वो कंसेंट दे रहा है तो वो भी कंसेंट नहीं होगी। इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, तो 12 साल से कम का बच्चा अगर इस कनेक्शन में अपनी कंसेंट दे रहा है तो कंसेंट नहीं है। इन जनरल मत समझना, सेक्शन 90 के रेफरेंस में समझना, कनेक्शन में समझना। तो देखा जाए तो नाइदर ए, बी और नॉर सी, इन तीनों में कहीं पर भी आपका वैलिड कंसेंट का एलिमेंट नहीं दिखता। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि भाई इन सभी मामलों में जो कंसेंट होगी वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज punishment for advocates for misconduct is defined in Advocate Act 1961 by which section। तो इसने भी देखो सजेस्ट किया आपको कि एडवोकेट एक्ट में आप जाओ और एडवोकेट का जो मिसकंडक्ट है उस प्रोविजन को देखो और उसका पनिशमेंट हमें बताओ किस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो 3 जो है डिमांड यहां पर है, पहला एक्ट के बारे में है, दूसरा आपका मिसकंडक्ट के बारे में है और तीसरा जो है वो पनिशमेंट के बारे में। तो ये क्वेश्चन खुद सजेस्ट कर रहा है आपको कि एडवोकेट एक्ट में आपको जाना है, तो आपने बेयर एक्ट उठा लिया, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि एडवोकेट का जो मिसकंडक्ट है उसको आप देखो, तो एडवोकेट के मिसकंडक्ट वाला पार्ट हमने खोला, कहीं ना कहीं हमें सेक्शन मिलेगा और सेक्शन में लिखा मिलेगा कि भाई कितना पनिशमेंट हम दे सकते हैं। लेकिन ये सवाल पनिशमेंट पर नहीं है, ये सवाल पनिशमेंट के सेक्शन पर है ना। तो हमको क्या काम करना है, इन 4 ऑप्शंस में से ही इंडेक्स से पकड़ लेना है इस क्वेश्चन के आंसर। इंडेक्स में देखेंगे क्या 25 में ऐसा लिखा है, क्या 33 में लिखा है, तो आप पाएंगे ना 25 में लिखा है ना 33 में। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या सेक्शन 35 में लिखा है, और जैसे ही आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा हाँ 35 में लिखा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, डी तक जाएंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमारा आंसर हमें यही मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ ट्रिक्स हैं है ना, इनको फॉलो करते हुए आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी बातों, उन सभी पहलुओं को जिनको आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं उनको डिस्कस किया है। वो कौन सी ट्रिक होगी, टेक्निक होगी जिसका आप यूज कर सकते हो, बेयरर कैसे पढ़ोगे, बेयरर का यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन का जो मॉरल है वो ये है कि देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको वो ट्रिक और टेक्निक पता हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं पुनः बता दूं कि सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है ना। और आप यदि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं तो आप जो है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, उसको यूज करते हुए आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आपकी जो तैयारी है उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।